मैं डॉक्टर रश्मि तिवारी, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, आप सभी का इस वर्चुअल कक्षा में स्वागत करती हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेम के 5वें यूनिट के विषय मैकेनिक्स पर। मैकेनिक्स या यांत्रिकी। सबसे पहले हम देखें कि यांत्रिकी क्या है। मैकेनिक्स या यांत्रिकी को डिफाइन करते समय ये देखा जाता है कि मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी व्हेन द बॉडी आर इन रेस्ट आइदर और इन मोशन। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाले बलों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वह बॉडी स्थिर अवस्था में है या वह गतिकी अवस्था में है। मैकेनिक्स को विशिष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली ब्रांच है इसकी स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स, और दूसरी शाखा है इसकी गति विज्ञान या डायनेमिक्स। मैकेनिक्स बलों का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन दो स्थिति में, कि बॉडी रेस्ट की स्थिति में है, विराम अवस्था में है, या वह गति की अवस्था में है, डायनेमिक पोजीशन में है। स्थिति विज्ञान को हम परिभाषित करते हैं। स्थिति विज्ञान में हम बलों के लिए उन प्रतिबंध का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत बलों की क्रिया के कारण जो बॉडी हमें दी गई है वह बॉडी साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। स्थिति विज्ञान बलों की उन स्थिति के अध्ययन के लिए है जिसमें बल के दौरान बॉडी के साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का अध्ययन किया जाता है। गति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बलों की क्रिया के अंदर हम बॉडी में मोशन का अध्ययन करते हैं, उसमें कैसी गति है, उस गति के बारे में हम इसमें विचार करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने देखी, स्टैटिक्स की देखी, डायनेमिक्स देखी। स्थिति विज्ञान, गति विज्ञान दोनों को हमने परिभाषित किया। दोनों में एक खास चीज आई, बल। मैं पूछना चाहूंगी विद्यार्थियों से कि बल क्या होता है। बल परिभाषित कैसे होता है, मैं ये विद्यार्थियों से, मेरा यह सवाल है, मैं जबलपुर के विद्यार्थियों से पूछना चाहूंगी, बल किस तरह से परिभाषित किया जाता है। होशंगाबाद कॉलेज। चलिए, मैकेनिक्स थोड़ा कठिन लगता है विद्यार्थियों को, परिभाषा देने में थोड़ा डर होता है या थोड़ी हिचक होती है। हम परिभाषित करते हैं, बल वह बाह्य कारण है जो पिंड की अवस्था में परिवर्तन लाता है। अर्थात किसी भी बॉडी पर जब हम कोई कारण इस तरह से लगा रहे हैं कि उसकी पोजीशन बदल रही है, या तो वह अपनी पोजीशन से आगे की ओर बढ़ जाए, या कोई गतिमान अवस्था में कोई बॉडी हमारे पास है तो वो स्थिर अवस्था में आ जाए, तो बल वह बाह्य कारण जिसके कारण बॉडी की या पिंड की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात बल लगाने से वह या तो आगे बढ़ने लगता है, या रुक जाता है, या किसी एक बिंदु के परितः घूमना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा हमको मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। बल जिस दिशा के अनुदिश लगता है उसे बल की क्रिया रेखा या लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। जिस दिशा के अंतर्गत बल लगाया जाता है उसे लाइन ऑफ एक्शन या बल की क्रिया रेखा कहा जाता है। जिस बिंदु पर बल लगता है वह बिंदु बल का क्रिया बिंदु कहलाता है। फोर्स डिफाइन करने के बाद फिर प्रत्येक फोर्स में या बल में आघूर्ण आता है। आघूर्ण जब हम परिभाषित करते हैं तो आघूर्ण की परिभाषा इस तरह से दी गई है कि किसी भी बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण। आघूर्ण हमेशा किसी भी फोर्स का एक बिंदु के परितः निकाला जाता है, और किसी भी बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण बल का परिमाण और उसकी क्रिया रेखा की दिए गए बिंदु से दूरी के, न्यूनतम दूरी के गुणनफल से निरूपित होता है। जैसे अगर हम सपोज करें कि मान लो बल इस दिशा में कोई फोर्स F क्रियाशील है, हमें किसी बिंदु O के परितः बल का आघूर्ण निकालना है। तो जब हम बल का आघूर्ण निकालेंगे तो हम बल F इंटू
बिंदु O से इस बल की क्रिया रेखा की न्यूनतम दूरी है। ये जो दूरी आएगी, अगर हम इसे OA कहें तो F इंटू A से हम बल के आघूर्ण को या मूवमेंट को परिभाषित करते हैं। तो बल का आघूर्ण किसी भी बिंदु के परितः निकाला जाता है और बल का परिमाण इंटू उस बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी के साथ परिभाषित होता है बल का आघूर्ण। नेक्स्ट, पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल क्या होते हैं? वैसे ये जो परिभाषाएं मैं बता रही हूँ ये आप सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 11th-12th में आपने जो मैथमेटिक्स में यांत्रिकी मैकेनिक्स का पोर्शन पढ़ा हुआ है उसमें ये परिभाषाएं आपने पढ़ी हुई हैं। यहाँ सिर्फ हम उसे रिवीजन के पर्पज से ले रहे हैं। पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल क्या होते हैं, किस तरह से परिभाषित होता है? कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा? समांतर बल या पैरेलल फोर्सेस। चलिए, जिन बलों की, हाँ, जिला छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार वर्मा बोल रहा हूँ मैं। ये बल जिस बिंदु है, बिंदु को किसी बिंदु पे दूसरी बिंदु पर किया जाता है उसे बल लगा के ही किया जाता है। जैसे कि कार उदाहरण के लिए दी जाए, हाँ, नहीं, तो उसको बल भी लगेगा या पेट्रोल डालो या डीजल डालो, कुछ भी डालो तो तभी बल के द्वारा आकर्षित आगे बढ़ेगी। हाँ, ये ठीक है, बल की परिभाषा आप दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पैरेलल फोर्सेस या समांतर बल। समांतर बल पे जैसे कि किसी वस्तु को हम लिए जाएं, उस वस्तु को जब तक लेकर उठाया जाए या बल के द्वारा सरकाया जाए तो उसका जगह की दूरी होगी। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम? चलिए, ठीक है, आपने आंसर देने का प्रयास किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बैठिए। पैरेलल फोर्सेस या समांतर बल, परिभाषा हम इसकी इस तरह से देते हैं, समांतर शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो जिन बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होती हैं उन्हें समांतर बल कहते हैं। फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल, जिन बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होती है, मतलब दो या दो से अधिक बल हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो समांतर होंगे, बस वो पैरेलल तब कहे जाएंगे जबकि उनके लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल हो, जो आपको आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर F1, F2, F3, F4 फोर्स लगे हुए हैं। F1, F2 और F4 की जो डायरेक्शंस है वो सेम डायरेक्शन दिख रही हैं, लेकिन F3 फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये फोर्सेस, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनकी जो क्रिया रेखा है, सभी की क्रिया रेखा समांतर है, पैरेलल है, इसीलिए ये समांतर बल होंगे। F3 भी इनके साथ समांतर है, उसकी दिशा विपरीत है, लेकिन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन जो है उसका F1, F2 और F4 के साथ समांतर है, इसीलिए ये सभी समांतर फोर्सेस कहे जाएंगे, पैरेलल फोर्सेस कहे जाएंगे। समांतर बल हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं जिसमें हम सदृश और असदृश, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को परिभाषित करते हैं। क्रिया रेखा दोनों में पैरेलल है, साथ में पहले वाले में F1 और F2 दोनों की दिशा भी एक ही है, दूसरे में F1 और F2 की दिशा विपरीत होने के बावजूद उनकी चूंकि लाइन ऑफ एक्शन, उनकी क्रिया रेखा समांतर है, इसीलिए ये पैरेलल फोर्सेस कहे जाएंगे। पैरेलल फोर्सेस परिभाषित करने के बाद बलों के संबंध में एक खास परिभाषा आती है बलयुग्म की या कपल्स। कपल्स क्या होते हैं? जब दो समान तथा विपरीत बल किसी पिंड पर भिन्न बिंदुओं पर क्रिया करते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, बिंदु A पर बल P और बिंदु Q पर बल B क्रियाशील है, तो दोनों बल, यहाँ शायद ग्रेटर देन लगा हुआ है, वो ना होकर वहां इक्वल होगा, P इक्वल टू Q, परिमाण में भी बराबर हो लेकिन उनकी दिशाएं विपरीत हो। तो परिमाण में बराबर और दिशाओं में विपरीत जो बल होते हैं वो एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। AB लाइन के अलोंग ये परिभाषित होते हैं। तो कपल जो बनता है, समान तथा विपरीत बल जब किसी बॉडी पर विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील होते हैं तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म के निर्माण तक अभी तक हमने जो देखा, जो डेफिनेशंस हमने परिभाषित करी, वो सभी आपकी रिवीजन की थी। आपने 12th तक इस चीजों को पढ़ा हुआ है।
यहाँ जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है थर्ड सेम का, वो एक्चुअली रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। थ्योरम्स के डेरिवेशंस पे हम नहीं जा रहे हैं, हम केवल आपको मैकेनिक्स में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसकी सहायता से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा समतलीय बलों का समानयन। अभी हमने परिभाषा दी कि बल बॉडी पर लग रहा है। एक यहाँ पर जो निष्कर्ष आता है कि हम अब देख रहे हैं समतलीय बल, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस एक ही समतल में लगने वाले बलों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला रिजल्ट हमारे पास है, एक दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी के अलग अलग बिंदुओं पर क्रियाशील एक समतलीय बलों का निकाय एक दिए गए बिंदु से जाने वाले बल तथा बलों के समतल में ही एक बल युग्म के तुल्य होता है। अगर हम कहें कि बॉडी पर एक प्लेन हमने लिया हुआ है और इस प्लेन के डिफरेंट पॉइंट्स पर, सपोज करें इस तरह से हमने A1, A2, A3 पॉइंट्स परिभाषित करें और उनपे अगर हमने कहा कि अलग अलग फोर्सेस वहां पर एक्ट हो रहे हैं, जब अलग अलग फोर्सेस लगे हुए हैं तब उस स्थिति में जितने बल इस रिजिड बॉडी पर लग रहे हैं, इस प्लेन में लग रहे हैं, उन सब को आपको कक्षाओं में बताया गया होगा कि एक एक फोर्स को लेकर के उसको सॉल्व करके निकाला गया था। एक्स एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट और वाई एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट्स आपने परिभाषित करे थे और उसके बाद में उसका रिजल्ट नेट निकाला गया था। तो जो रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस है, समतलीय बलों का समानयन जो हम करते हैं, वो जब अलग अलग फोर्स लग रहे हैं एक ही रिजिड बॉडी पर, एक ही प्लेन में, कोप्लेनर फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्ट नेट होता है वह आर स्क्वायर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और जो बलयुग्म यहाँ आता है वो बलयुग्म हमको मिलता है समीशन ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1, जहां पर आर एक्स एक्स एक्सिस की दिशा में सभी बलों के घटकों का योग होगा, आर वाई वाई एक्सिस की दिशा में सभी बलों के घटकों का योग होगा। मतलब हम एक्स एक्सिस की दिशा में और वाई एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट्स निकालते हैं। जितने फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, उन सभी कोप्लेनर फोर्सेस का, उन सभी समतलीय बलों का हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दिशाओं में कंपोनेंट निकालते हैं, जिनको क्रमशः आर एक्स और आर वाई से डिफाइन किया जाता है। और इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो जी से डिफाइंड होता है, जो बलयुग्म के बलों के आघूर्णों का योग। हर एक बल का जो अलग अलग आघूर्ण आएगा, बलयुग्म का जो आघूर्ण हमको मिलेगा, उनका सम हम लेते हैं, जिसको हम जी के रूप में डिनोट करते हैं। इसका उपयोग हम हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा करते हैं। जब हम साम्यावस्था की बात करते हैं, यहाँ पर जब कोप्लेनर फोर्सेस हम लेकर के चलते हैं तो एक नियम परिभाषित किया गया है, बल समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। मैं पूछना चाहूंगी खंडवा के विद्यार्थियों से कि समांतर बलों का, बल समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है? बल समांतर चतुर्भुज का नियम कोई विद्यार्थी जवाब देना चाहेगा? खंडवा कॉलेज, धर्म टेकड़ी। मैम रिपीट क्वेश्चन। बल समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। चलिए मैं परिभाषा आपको बता देती हूँ। वैसे ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत उपयोग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करना है। यदि किसी बल पर किसी पिंड पर लगने वाले, किसी भी बिंदु पर लगने वाले बलों को समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा निरूपित किया जाता है, परिमाण और दिशा में दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उसका जो परिणामी होता है, उसका जो रिजल्ट नेट होता है, वह उस बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। किसी भी बिंदु पर लगने वाले दो फोर्सेस को जब समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उनका रिजल्ट नेट उस बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित होता है। संलग्न चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि OA डायरेक्शन में फोर्स P और OB डायरेक्शन में पैरेलल लें तो AC डायरेक्शन में फोर्स Q क्रियाशील है और संलग्न भुजाओं से जा रहा है।
तो AC पैरेलल OB लेने के कारण हम इसको OB की दिशा में भी Q बल यहाँ पे ले सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट नेट होगा वो OC की डायरेक्शन में, मतलब उस बिंदु से जाने वाले विकर्ण से परिभाषित किया जाएगा, और विकर्ण से परिभाषित होने पर हम इसको R = P + Q के रूप में इसके रिजल्ट नेट को परिभाषित करेंगे। तो जब समांतर चतुर्भुज, ये कोप्लेनर फोर्सेस में हम इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं, एक समतलीय बलों का निकाय है, उसमें हम कहते हैं कि एक बिंदु पर लगने वाले दो बलों को जब एडजेसेंट समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड्स के द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाता है, तो उसका रिजल्ट नेट उस बिंदु से जाने वाले विकर्ण से निरूपित किया जाता है। यहाँ एक खास बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब एक से अधिक बल, आप जो पहला आर्टिकल आपने पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे फोर्सेस, जो अभी मैंने यहाँ फिगर में बताए थे, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। तो एक बिंदु पर जब बहुत से बल क्रियाशील हैं तो उन्हें बल समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा हम एक बल में लघुकृत कर सकते हैं, एक रिजल्ट नेट बल के रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बल समांतर चतुर्भुज के नियम के बाद मैकेनिक्स में एक नेक्स्ट नियम आता है, वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ फोर्सेस, बल त्रिभुज का नियम। बल त्रिभुज का नियम जैसा समांतर चतुर्भुज का नियम परिभाषित किया, उस तरह से अब हम आगे बल त्रिभुज का नियम परिभाषित करेंगे। बल त्रिभुज का नियम जो डिफाइंड होता है वो है, यदि एक बिंदु पर लगने वाले तीन बलों को परिणाम और दिशा में किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं से निरूपित किया जा सके। अगर तीन फोर्सेस हमको दिए गए हैं, एक बिंदु पे एक्ट कर रहे हैं, उन तीनों बलों को यदि हम किसी तीन भुजाओं के द्वारा निरूपित कर रहे हैं तो वो बल हमेशा साम्यावस्था में होंगे या इक्विलिब्रियम में होंगे। साम्यावस्था की स्थिति हमें कब मिल रही है? जब बलों को हमने त्रिभुज की तीन भुजाओं के द्वारा निरूपित किया। मतलब अगर हम त्रिभुज की तीन भुजाओं से बलों को निरूपित कर सकते हैं, तब हमको वो बल या वो बॉडी जो होगी वह साम्यावस्था में या इक्विलिब्रियम स्थिति में मिलती है। इसका कॉन्वर्स भी परिभाषित किया गया है, बल त्रिभुज नियम का विलोम या कॉन्वर्स ऑफ दिस रूल। इसका जो कॉन्वर्स है वो इस तरह से परिभाषित है कि यदि किसी बिंदु पर लगने वाले तीन बल साम्यावस्था में हो। पिछले बार हमने बात करी कि बलों को जब त्रिभुज की तीन भुजाओं से डिनोट कर रहे हैं तो बल साम्यावस्था में होते हैं। यहाँ विलोम में हम क्या कह रहे हैं कि जब लगने वाले तीन बल अगर साम्यावस्था में हैं तो उन्हें हम एक त्रिभुज की तीन भुजाओं के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, जिसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये जो बना हुआ है फिगर, इसमें हम देख रहे हैं तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो फिगर बना हुआ है उसमें उन्हीं फोर्सेस को ट्रायंगल के रूप में बताया गया है। ये वाइस वर्सा कंडीशन है। यदि हम फोर्सेस को 5n, 7n, 8n हमारे पास में बल लगे हुए हैं जो ट्रायंगल ABC की साइड्स पर क्रमशः लग रहे हैं, तो यदि ट्रायंगल की भुजाओं से हम बलों को निरूपित कर रहे हैं तो वो बल एक बिंदुगामी होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि वो एक बिंदुगामी होंगे और इसीलिए वो फिर यहाँ पे साम्यावस्था की स्थिति में होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। इसके अपोजिट अगर हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड के फिगर को देखें, अगर हम कहें कि बल एक बिंदुगामी है जो इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, तब यदि बॉडी साम्यावस्था में है तो हम उसको उन तीनों बलों को ट्रायंगल की तीन भुजाओं के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बल त्रिभुज का नियम और उसके विलोम दोनों को यहाँ पर परिभाषित करता है। बल त्रिभुज का नियम परिभाषित होने के बाद अगला आर्टिकल आपने पढ़ा है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम जो हम डिफाइन करते हैं वो है, यदि एक बिंदु पर लगने वाले तीन समतलीय बल साम्यावस्था में हैं। पिछले फिगर में जो हम देख रहे थे स्थिति वही है, तीन बल जो हम लेकर के चल रहे हैं वो तीनों बल हमें यहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति में मिल रहे हैं। इस तरह से तीन बल एक बिंदु पर लग रहे हैं और वो साम्यावस्था की स्थिति में है। तब उस स्थिति में उनमें से प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण का साइन का समानुपाती होता है। जैसा आप फिगर में देखें, यहाँ हम परिभाषित कर रहे हैं F1, F2, F3 तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज करें अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, साइन अल्फा लिखा है उसकी जगह F1 अपॉन साइन गामा होगा और F3 अपॉन साइन अल्फा होगा।
तो उसको ना देख करके जो मैं पेपर पे बना रही हूँ आप उस पर ध्यान दें कि F1, F2, F3 तीन फोर्सेस अगर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2 के बीच का कोण अल्फा है, F2 और F3 के बीच का कोण बीटा है, F3 और F1 के बीच का कोण गामा है, तब उस स्थिति में लामी थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण के साइन का समानुपाती होता है। अर्थात हमको मिलेगा F1 is proportional to sin of beta, F2 is proportional to sin of alpha and F3 is proportional to sin of gamma। इस तरह से प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के साइन का समानुपाती होता है, और जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन गामा, F1 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा मिलता है। तो इस तरह से लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि जब तीन बल एक बिंदुगामी होते हैं और बल यदि साम्यावस्था की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तब उस स्थिति में प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के साइन का समानुपाती होता है। लामीस थ्योरम के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता जो पड़ेगी वो है ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम या त्रिकोणमितीय प्रमेय। त्रिकोणमितीय प्रमेय जो परिभाषित होगा या जो दिया गया है वो ये है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में इसको पढ़ा हुआ है। यदि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष C से खींची गई एक रेखा CD सम्मुख भुजा AB को दो रेखाखंड m/n के अनुपात में विभाजित करती है, तो m + n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा और m + n cot थीटा इक्वल टू n cot A माइनस m cot B होता है। हम इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं। अगर हमारे पास में ABC ट्रायंगल दिया गया है, इस ABC ट्रायंगल में अगर बिंदु C से मान लो AB लाइन पर हमने एक लाइन खींची, तो बिंदु C से खींची गई लाइन CD ने सपोज करें कि इस AB रेखा को m/n के अनुपात में डिवाइड किया। जब m/n के अनुपात में डिवाइड किया, सपोज करें एंगल ACD इक्वल टू अल्फा है, एंगल BCD इक्वल टू बीटा है और साथ में एंगल CDB यहाँ पर थीटा के बराबर दिया गया है। तब उस स्थिति में ये रिजल्ट हमको मिलते हैं सॉरी m + n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा और m + n cot थीटा इक्वल टू n cot A माइनस m cot B। यहाँ पर A और B जो है वो बिंदु A और बिंदु B पर बनने वाले एंगल्स को डिनोट कर रहे हैं, मतलब एंगल CAB और एंगल CBA यहाँ पर परिभाषित हो रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम है। ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम के बाद में हमारा कोप्लेनर फोर्सेस का पोर्शन खत्म हो जाता है। ये जो थ्योरम्स हमने, ये जो आर्टिकल्स हमने देखे हैं, ये सभी हमको कोप्लेनर फोर्सेस के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अभी हमने बात करी कोप्लेनर फोर्सेस, हमने एक ही प्लेन लेकर के चले थे, उसमें हमने परिभाषित कर दिया कि बलों को हम एक बल के परिणामी के रूप में, रिजल्टेंट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं और एक बल युग्म आघूर्ण के रूप में ला सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, त्रिविमीय बलों का निकाय। त्रिविमीय बलों का निकाय मतलब हम यहाँ पर अब परिभाषित कर रहे हैं कि जब एक रिजिड बॉडी पर आकाश में अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कोई रिजिड बॉडी रखी हुई है और 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग दिशाओं में बल लग रहे हैं, तो ऐसे बल निकाय को त्रिविमीय बल निकाय या फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस कहा जाता है। ये त्रिविमीय बलों का निकाय होगा। जैसे रिजल्ट्स हमने कोप्लेनर फोर्सेस में पढ़े हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी से कुछ मिलते जुलते रिजल्ट्स हमको यहाँ पर त्रिविमीय बल निकाय में, 3 डायमेंशनल फोर्सेस सिस्टम में भी पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज का नियम हमने कोप्लेनर फोर्सेस में पढ़ा था, यहाँ हम समांतर चतुर्भुज से हट करके कुछ ऊपर आ गए। अब हमने समांतर षटफलकीय बलों का नियम बनाया। समांतर षटफलकीय बलों का नियम परिभाषित होता है इस तरह से कि त्रिविमीय आकाश में, 3 डायमेंशनल स्पेस में बिंदु O पर लगने वाले 3 बल अगर परिमाण और दिशा में समांतर षटफलकों की भुजाएं OA, OB और OC से व्यक्त किए जाते हैं, तो इनका जो परिणामी होता है वो r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² के से निरूपित होता है और जो कि विकर्ण OE से परिभाषित होता है। अभी आगे इसका एक फिगर है, उसमें मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगी। इसको निकालने के लिए खासकर हम डिफाइन करते हैं त्रिविमीय आकाश में। जब हमने एक समतलीय बलों की बात की थी
तो एक समतलीय बलों में हमने परिभाषित किया था कि एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ले रहे थे और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट हम ले रहे थे। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अब 3 बल हमारे पास है, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में लगे हुए हैं। तब हम क्या करेंगे कि उन सारे बलों का एक्स एक्सिस के परितः आघूर्ण, वाई एक्सिस के परितः आघूर्ण और जेड एक्सिस के परितः आघूर्ण, जो भी बल निकाय हमारा है, जो भी सिस्टम ऑफ फोर्स हमारे पास है, उस पूरे सारे बलों को हम लघुकृत करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। तो उसके लिए हम सारे बल युग्म का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आघूर्ण निकालते हैं, जिसको कैपिटल L इक्वल टू समेशन y1 z1 माइनस z1 y1। यहाँ पर पहले y1 पॉइंट को डिनोट कर रहा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, और z1 उस दिशा में, z की दिशा में उसके कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। बल का जो कंपोनेंट आ रहा है उस कंपोनेंट को ये परिभाषित कर रहा है। y एक्सिस के परितः जो आघूर्ण लिया जाता है वो कैपिटल M इक्वल टू समेशन z1 x1 माइनस x1 z1 से निरूपित होता है। यहाँ पर स्मॉल z1 पॉइंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, मतलब जो पॉइंट हमारा है यहाँ पे, वो पॉइंट हमने कुछ ऐसा लिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये 3 डायमेंशनल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम जो भी पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे बल क्रियाशील है, उस पॉइंट को हमने, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 से डिनोट करते हैं, और फिर हम उस बिंदु पे लगने वाले जो बल हैं उनके कंपोनेंट्स निकालते हैं अलग अलग दिशाओं में, और उनके आघूर्ण निकालते हैं अलग अलग बिंदु के परितः। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के परितः जो आघूर्ण आता है वो L इक्वल टू डिफाइंड होता है। y एक्सिस के परितः आघूर्ण को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम समेशन z1 x1 माइनस x1 z1 से परिभाषित करते हैं। और z एक्सिस के परितः जो आघूर्ण आता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जिसको हम समेशन x1 y1 माइनस y1 x1 से परिभाषित करते हैं। उसके बाद बलों के कंपोनेंट्स लेते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस में जितने बल लगे हुए हैं उन सभी बलों के एक्स अक्ष की दिशा में जो बल होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक जो आते हैं, वो होता है समेशन x1। मतलब हर बल का, पहले बल का कंपोनेंट x1, दूसरे बल का कंपोनेंट x2, तीसरे बल का कंपोनेंट x3 एंड सो ऑन। इसी तरह से y एक्सिस की दिशा में सभी बलों के घटकों का योग, तो समेशन y1 वो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन। z एक्सिस की दिशा में कैपिटल Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू समेशन Z1। मतलब जैसा हमने कोप्लेनर फोर्सेस में केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स निकाले थे, उसके विपरीत हम अब 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। त्रिविमीय आकाश में जब हम निकालते हैं तो जितने बल क्रियाशील हैं, जितने बिंदुओं पर क्रियाशील हैं, उन सभी बलों का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशा में कंपोनेंट निकालते जाते हैं, और वो कंपोनेंट जो होते हैं उनको क्रमशः कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। और बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है, जो बलयुग्म वहां क्रियाशील हो रहे हैं, उनके जो आघूर्ण होते हैं एक्स एक्सिस के परितः कैपिटल एम, वाई एक्सिस के परितः कैपिटल एम और जेड एक्सिस के परितः कैपिटल एन से डिनोट होता है। तब यहाँ पर समांतर षटफलकीय बलों का नियम क्या कहता है? तो बलों का नियम यह है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब तीनों एक्सिस के अलोंग जो हमने कंपोनेंट्स का सम निकाला, उनको अगर हम जोड़ दें तो हमको रिजल्ट नेट मिल जाता है आर स्क्वायर। और जो समांतर षटफलक की भुजा OE से परिभाषित होता है। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि x, y, z हमने क्रमशः बल लिए जो क्रमशः OA, OB और OC की दिशाओं में क्रियाशील हैं, और उनमें जो बल कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z से जब हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका रिजल्ट, मतलब ये सारे बलों का रिजल्ट नेट आ गया। एक्स एक्सिस की दिशा में जो कंपोनेंट लेना था वो इस पैरेलल, इस समांतर चतुर्भुज OADB के एक साइड OA से परिभाषित हो रहा है और दूसरी साइड OB से Y कंपोनेंट का सम, मतलब कैपिटल Y डिनोट हो रहा है, और तीसरी साइड OC से यहाँ पर Z कंपोनेंट्स, जो Z एक्सिस के अलोंग जो हमने कंपोनेंट्स निकाले थे, उसका सम कैपिटल Z डिनोट हो रहा है। तब उस स्थिति में इसका जो रिजल्ट नेट होगा, बहुत सारे बल थे, उनको लघुकृत करते करते, शॉर्ट आउट करते करते हम 3 बलों पर आ गए। 3 से अब हम 1 पर आएंगे, और वो 1 होगा जो OE की दिशा में R से परिभाषित होगा। OE की दिशा में R से डिनोट किया जाएगा, और R इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी, मतलब OE की दिशा में ये व्यक्त किया जाएगा, और इस OE लाइन की दिक कोज्याएं या डायरेक्शनल कोसाइंस जो होंगे वो x अपॉन R, y अपॉन R और z अपॉन R होगा। साथ में इन तीनों बलयुग्मों का जो आघूर्ण होगा उसका परिणामी
जी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। तो जो फोर्सेस हम ले रहे थे, पहले हमने एल एम एन अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग अक्षों की दिशाओं में बलयुग्म निकाले थे, उनको भी शॉर्ट आउट कर दिया हमने, उनको लघुकृत कर दिया जी के रूप में, और जो 3 परिणामी हमको मिल रहे थे एक्स वाई जेड, उनको शॉर्ट कर दिया आर के रूप में। ये कहलाता है समांतर षटफलकीय बलों का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोपिपॉइड। लॉ ऑफ पैरेललोपिपॉइड में जो हम परिभाषित कर रहे हैं, जब हमने आर लिखा, आर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो होगा आर और साथ में जी, जी मीन्स अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको हम बल निकाय का डायनेम कहते हैं। ये बल निकाय के डायनेम कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपको कक्षाओं में भी पढ़ाया गया होगा कि आर और जी को बल निकाय का डायनेम कहा जाता है। और साथ में एक्स वाई जेड जो आर जिनसे जुड़ा हुआ था, आर जिस पे डिपेंड था, और एल एम एन जो जी को बना रहे थे, जी जिस पे डिपेंड था। तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड और एल एम एन, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशाओं में कंपोनेंट्स, साथ में एक्स एक्सिस की दिशा में बलयुग्म का आघूर्ण, वाई एक्सिस की दिशा में बलयुग्म का आघूर्ण और जेड एक्सिस की दिशा में बलयुग्म का आघूर्ण, ये हम क्रमशः एक्स वाई जेड एल एम एन से परिभाषित करते हैं। इन 6 एलिमेंट्स को मिला करके कहा जाता है कि ये बल निकाय के अवयव हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स, या इसको डायनेम के अवयव भी कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ डायनेम। तो एक्स वाई जेड और एल एम एन ये सारे मिलकर के कहलाते हैं। ये सभी 6 जब हम एक साथ लिखेंगे तब हमारा पूरा डायनेम बनेगा। मतलब डायनेम के एलिमेंट्स जो होंगे वो एक्स वाई जेड और एल एम एन से परिभाषित होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायनेम हम इनको कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट आपको दिखाई दे रहा है, बलों की साम्यावस्था के लिए डायनेम के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? बलों की साम्यावस्था के लिए डायनेम के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा? खंडवा कॉलेज, किसी और कॉलेज से कोई विद्यार्थी इसको व्याख्या करना चाहेगा इस स्टेटमेंट की? मैम एनएमबी होशंगाबाद से। हाँ बोलिए। मैम यहाँ पे इंडिविजुअली एक्स वाई जेड एल एम एन की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, तभी वो डायनेम की साम्य अवस्था में आएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहिनी केवट। मोहिनी केवट, बहुत सही आंसर दिया। बैठो, बहुत सही आंसर दिया आपने। हम यहाँ परिभाषित कर रहे थे, हमने ये कहा है कि बलों की साम्यावस्था के लिए डायनेम के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। विद्यार्थियों को ये ध्यान होगा कि जब हम साम्यावस्था की स्थिति पढ़ते हैं तो साम्यावस्था की स्थिति में अगर हम कोप्लेनर फोर्सेस पे जाएं, समतलीय बल निकाय पर इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और दूसरा हमने कहा था जी को हमने परिभाषित किया था। तो यहाँ पर जब हम साम्यावस्था की स्थिति बताते हैं तो साम्यावस्था में कोप्लेनर फोर्सेस में हम ये कहते हैं कि R इक्वल टू 0 और G इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो बलों के कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट जो आ रहा है, परिणामी जो आ रहा है, वो R इक्वल टू 0 होना चाहिए और आघूर्ण भी 0 होना चाहिए। यहाँ पर हम कोप्लेनर फोर्सेस की, यहाँ पर हम 3 विमीय आकाश की बात कर रहे थे, 3 डायमेंशनल फोर्सेस की हम बात कर रहे थे। तो उसमें जो रिजल्टेंट हमको मिला था वो रिजल्टेंट था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आघूर्ण जी हमको मिला था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस रूप में हमने शॉर्ट आउट किया है सारे सिस्टम ऑफ फोर्स को। परिणामी आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बलयुग्म का आघूर्ण आया है जी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जब बल साम्यावस्था में होंगे तो डायनेम के बलों की साम्यावस्था की स्थिति में, 3 डायमेंशनल स्पेस में बलों की साम्यावस्था की स्थिति में ये जरूरी है कि आर और जी दोनों 0 हो। मतलब हमको आर स्क्वायर इक्वल टू 0 मिले और साथ में जी स्क्वायर इक्वल टू 0 मिले, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये तो अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगी। एक्स वाई जेड भले पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और जब स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 कब होगा? केवल ये तब संभव है जबकि इनमें से प्रत्येक 0 हो, मतलब x इक्वल टू 0 हो, y इक्वल टू 0 हो और z इक्वल टू 0 हो। इसी तरह से l m n भी 0 0 0 होने चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 विमीय आकाश में कोई भी बल निकाय साम्यावस्था की स्थिति में तब होगा जबकि डायनेम के सभी अवयव 0 हों, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और साथ में l m n की वैल्यूज भी 0 होनी चाहिए। तो डायनेम के सभी अवयवों का यहाँ 0 होना बहुत जरूरी है, तभी त्रिविमीय बल निकाय जो होगा वो साम्यावस्था की स्थिति में होता है। अब इसके बाद में इसमें परिभाषा, अभी हमने देखा कि पूरे परिणाम, सारे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे उन सारे फोर्सेस को हमने एक परिणामी बल R और एक बलयुग्म के आघूर्ण G के रूप में शॉर्ट आउट किया, G के रूप में लघुकृत कर दिया। R और G के रूप में जब हमने निकाला तो फिर यहाँ पर पॉइंट्स सेंट्रल एक्सिस डिफाइन किया गया है, केंद्रीय अक्ष। केंद्रीय अक्ष की जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि किसी भी बल निकाय को एक परिणामी R एवं एक परिणामी बलयुग्म में इस प्रकार से लघुकृत किया जा सकता है कि R की क्रिया रेखा, मतलब रिजल्टेंट की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो, और एक्सिस ऑफ कपल बलयुग्म G का जो अक्ष है वो, ये दोनों एक ही सरल रेखा पर आ जाए। किसी भी बल निकाय को जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं R, वो और साथ में बलयुग्म का अक्ष, जिस एक्स के अलोंग हमने, जिस एक्सिस के अलोंग हम बलयुग्म को परिभाषित कर रहे हैं, तो परिणामी और अक्ष दोनों को हम इस तरह से लघुकृत करते हैं, इस तरह से शॉर्ट आउट करते हैं। इसका एक आर्टिकल आपके कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया होगा। थीटा एंगल लेकर के उसको परिभाषित किया गया है, जी कॉस थीटा निकाला गया है और उसके साथ उसको डिफाइन किया गया है। तो ज्यादा विस्तृत मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मैंने सिर्फ उसको ये शॉर्ट आउट किया है कि परिणामी R और बलयुग्म का जो आघूर्ण है G, उसके अक्ष को, दोनों को एक सरल रेखा में हम डिफाइन कर सकते हैं। और वो जो सरल रेखा होती है वो बल निकाय का केंद्रीय अक्ष या पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। तो ये बल निकाय का केंद्रीय अक्ष हम यहाँ पर इस तरह से परिभाषित करते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस फिर दी गई हैं जो आपके परीक्षाओं में अधिकतर शॉर्ट आंसर में, ऑब्जेक्टिव आंसर्स में जनरली पूछी जाती हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और उसमें पहली परिभाषा है कि यदि परिणामी बल R और बलयुग्म के आघूर्ण के बीच का कोण थीटा हो, मतलब अगर R और G, कैपिटल R और कैपिटल G, इन दोनों के बीच का कोण यदि थीटा के बराबर है तो ऑर्डर्ड पेयर RK को रेंच या मरोड़ कहा जाता है। त्रिविमीय आकाश में जो हम बात कर रहे हैं फोर्सेस की, उसका जो सिस्टम है, 3 डायमेंशनल स्पेस पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो रिजल्टेंट आया R, कैपिटल R, और जो आघूर्ण आया G, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तब RK ऑर्डर्ड पेयर को रेंच कहा जाता है या मरोड़ कहा जाता है। और यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो है कैपिटल G इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड G। R और G के बीच का कोण है थीटा, और इस तरह से हमने RK के रूप में निकाय का मरोड़ या रेंच यहाँ पर परिभाषित की है। इसके बाद में जो अनुपात है K अपॉन R, K अपॉन R मतलब G cos थीटा अपॉन R, G cos थीटा अपॉन R, ये अनुपात जो होता है इसको निकाय का पिच कहा जाता है। K अपॉन R निकाय का पिच कहलाता है। और केंद्रीय अक्ष मतलब सेंट्रल एक्सिस, जो हमने पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस ऊपर डिफाइन किया गया है, तो केंद्रीय अक्ष और पिच, इनको साथ साथ मिला करके निकाय का पेच या स्क्रू कहा जाता है। तो केंद्रीय अक्ष और पिच मतलब K अपॉन R, सेंट्रल एक्सिस और K अपॉन R, इन दोनों को मिला करके हम स्क्रू या पेच कहते हैं। तो ये फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3 विमीय आकाश में कुछ इंपॉर्टेंट
परिभाषाएं हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं और कुछ प्रमुख रिजल्ट्स को अभी हमने यहाँ पर देखा। हमने देखा कोप्लेनर फोर्सेस में समतलीय बलों के निकाय में हमने जो बल लग रहे थे उनको एक परिणामी के रूप में और एक बलयुग्म के आघूर्ण के रूप में परिवर्तित किया। वहां समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, लामी थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम को परिभाषित किया। उसके बाद हमने त्रिविमीय आकाश में 3 डायमेंशनल स्पेस में लगने वाले विभिन्न बलों को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की दिशाओं में शॉर्ट आउट करते हुए उनको एक परिणामी कैपिटल आर और एक बलयुग्म के आघूर्ण जी के रूप में परिभाषित किया। और इसके साथ फिर पॉइंटसेट, सेंट्रल एक्सिस, मरोड़, पिच और पेच की परिभाषाएं पढ़ी। ये सारे रिजल्ट्स जो हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें भी आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही आपको थ्योरी में पोर्शन में भी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और आंसर, शॉर्ट आंसर में इनकी डेफिनेशंस भी अक्सर पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है कैटेनरी। कैटेनरी या हिंदी में इसे रज्जुका भी कहा जाता है। कैटेनरी के अगर हम फिगर्स पर जाएं तो हमें कुछ इस तरह के फिगर्स दिखाई देते हैं। और ये कैटेनरी जो है, कैटेनरी, द वर्ड कैटेनरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैटिना विच मीन्स चेन। कैटेनरी वास्तव में एक लैटिन शब्द कैटिना से बना है, CATENA। ये लैटिन वर्ड है कैटिना और इस कैटिना से, इस वर्ड से कैटेनरी की उत्पत्ति हुई है। तो कैटेनरी जिसका अर्थ लैटिन भाषा में चेन से होता है, तो इसीलिए कैटेनरी की जो परिभाषा हम देते हैं उसमें भी हम डोरी या चेन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर कैटेनरी को डिफाइन करने के पहले अब हम देखें परफेक्टली फ्लेक्सिबल चेन या पूर्ण नम्य डोरी। पूर्ण नम्य डोरी क्या होगी? जब किसी भी तार को या किसी भी चेन को किसी बिंदु से मोड़ते हैं तब उसमें किसी भी तरह का अवरोध प्रकट ना हो, किसी भी तरह की बाधा ना आए। अर्थात जब हम किसी भी डोरी को या चेन को जब हम किसी पॉइंट से मोड़ेंगे, उसको अगर हम जब टर्न कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम फोर्स लगा रहे हैं उसको, जब हम मोड़ रहे हैं तब उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस बल से उसमें टेंशन तो उत्पन्न होगा। तो वो टेंशन जो आता है, जो तनाव वहां क्रियाशील होता है, वो तनाव सिर्फ हमको स्पर्श रेखा की दिशा में मिलना चाहिए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं। टेंजेंट डायरेक्शन में केवल तनाव मिलेगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन या अनुप्रस्थ डायरेक्शन में नहीं। तो ऐसी डोरी जिसको किसी ऐसी डोरी या ऐसा चेन जिसको किसी भी बिंदु पर मोड़ने पर उसमें तनाव केवल स्पर्श रेखा की दिशा में उत्पन्न हो, उसके ट्रांसवर्स दिशा में ना हो, ऐसी डोरी को परफेक्टली फ्लेक्सिबल चेन या पूर्ण नम्य डोरी कहा जाता है। जब पूर्ण नम्य डोरी हम पढ़ते हैं तब उसके बाद हम कैटेनरी की डेफिनेशन पे आते हैं। कैटेनरी की डेफिनेशन जो है, जब किसी भी तार या किसी भी चेन को गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन दो बिंदुओं के बीच जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं है। यहां हम एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं है का अर्थ जब ले रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं इस तरह से नहीं होने चाहिए, एक ही लाइन पे, एक ही वर्टिकल लाइन पे नहीं पड़ने चाहिए, वो दो अलग अलग वर्टिकल लाइंस पे होने चाहिए। तो जब एक तार या एक चेन गुरुत्व बल के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच जो एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं है, लटक रहे हैं, तब उस स्थिति में जो वक्र बनता है उसको कैटेनरी कहा जाता है। ये जो कैटेनरी होती है इनसे हम परिचित हैं। इसके अगर हम एग्जांपल्स को देखें, इसके उदाहरणों पे अगर हम जाएं तो हम सभी देखते हैं बिजली के तार दो पोल्स के बीच लटके हुए रहते हैं, टेलीफोन के तार दो पोल्स के बीच लटके हुए होते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कैटेनरी बना रहे हैं। अब उसमें से परफेक्टली फ्लेक्सिबल कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा। कैटेनरी की परिभाषा अभी हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी तार को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में, एक ही वर्टिकल लाइन में ना पड़ने वाले दो बिंदुओं से बांध दिया जाता है, तब जो वक्र बनता है उस वक्र को कैटेनरी कहा गया है। कैटेनरी में एक स्पेशल केस होता है कॉमन कैटेनरी या समांग कैटेनरी, यूनिफॉर्म कैटेनरी। साधारण कैटेनरी या समांग कैटेनरी हिंदी में वर्ड्स है इसके लिए, और कॉमन कैटेनरी या यूनिफॉर्म कैटेनरी। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है, आपके पाठ्यक्रम में कॉमन कैटेनरी का ही उल्लेख किया गया है। सारे रिजल्ट जो हम पढ़ेंगे वो कॉमन कैटेनरी पर ही डिफाइंड है। तो कॉमन कैटेनरी की परिभाषा, कैटेनरी की परिभाषा तो हमने देख ली कि दो
दो बिंदु जो एक ही वर्टिकल लाइन पे नहीं पड़ रहे हैं, उनसे जब किसी तार को बांधा गया है या चेन को बांधा गया है, तब जो शेप बना उसको हमने कैटेनरी कहा। तो कॉमन कैटेनरी क्या होगी, समांग कैटेनरी क्या होगी? समांग कैटेनरी में इस परिभाषा में बस एक थोड़ा सा सेंटेंस और जुड़ जाता है कि उस चेन ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रति इकाई लंबाई भार कांस्टेंट हो, पर यूनिट वेट इज कांस्टेंट। जब चेन का पर यूनिट वेट कांस्टेंट होगा, प्रति यूनिट भार उसका अगर कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा, और तब हम गुरुत्व बल के अधीन जब दो बिंदुओं के बीच जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा में नहीं है, ऐसे बिंदुओं पर जब हम चेन को बांधेंगे, तब जो वक्र बनेगा, तब जो कर्व बनेगा, उसको कैटेनरी कहा जाता है। तो कैटेनरी हमने परिभाषित करी कि कैटेनरी में हमने भार की चर्चा नहीं की थी, लेकिन कॉमन कैटेनरी की डेफिनेशन में या यूनिफॉर्म कैटेनरी की डेफिनेशन में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट वेट इज कांस्टेंट, प्रति इकाई लंबाई भार उसका स्थिरांक होना चाहिए, अचर होना चाहिए। ऐसी कैटेनरी को कॉमन कैटेनरी कहते हैं। और मैंने अभी भी एक बार चर्चा की आपसे कि कॉमन कैटेनरी का ही उल्लेख हमारे सिलेबस में किया गया। हम जितने आर्टिकल्स आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़े होंगे, कक्षाओं में आपको पढ़ाए गए होंगे, वो सभी कॉमन कैटेनरी पर है। मतलब जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें पर यूनिट वेट इज कांस्टेंट, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब हमने एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में ना पड़ने वाले दो बिंदुओं से किसी चेन को बांधा तो एक कर्व बना, और उस कर्व को हमने कैटेनरी कहा। आपने चित्र भी देखे, चित्रों में भी आपने देखा कि कैटेनरी जो परिभाषित हो रही है उसका शेप कुछ परवलय के आकार का दिखाई दे रहा है, पैराबोलिक है ये। पिछले सत्र में बीएससी सेम 1 में, सेम 1 में आपने परवलय पढ़ा है। परवलय और कैटेनरी, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर हम बता सकते हैं? तो कैटेनरी एक अलग चीज है। कैटेनरी में हम एक चेन को एक ही बिंदु पर, एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में ना पड़ने वाले दो बिंदुओं से बांधकर छोड़ देते हैं, तब जो शेप बनता है वो शेप कैटेनरी या रज्जुका कहलाता है। और परवलय क्या होता है? परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी स्थिर बिंदु और स्थिर बिंदु से स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात बराबर हो। अगर हम डिफाइन करते हैं कि बिंदु का बिंदु पथ मतलब एक बिंदु अगर इस मार्ग पर चल रहा है, स्थिर रेखा हमने इस तरह से परिभाषित कर ली, स्थिर बिंदु हमने ये ले लिया, तो मार्ग पर पॉइंट P हमने परिभाषित किया, तो स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी मतलब SP अपॉन ZP इक्वल टू हम E से डिनोट करते हैं। ये तुमने पिछले साल पढ़ा था, उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी। और जब E इक्वल टू 1 होता है तो बनने वाला शेप पैराबोला होता है, परवलय होता है। तो इसीलिए परवलय में हम क्या कहते हैं कि ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी बराबर हो, SP इक्वल टू ZP हो या उसका अनुपात 1 के बराबर हो जाए, तब ऐसे बिंदु के बिंदु पथ को हम परवलय कहते हैं। लेकिन कैटेनरी क्या है? कैटेनरी उससे बिल्कुल हटकर एक चीज है। कैटेनरी में हम ये कह रहे हैं कि जब हमने दो बिंदुओं से बांध करके किसी भी चेन को छोड़ दिया है, तब जो परवलय का शेप बना हुआ है, जो पैराबोलिक कर्व हमको मिल रहा है, उसको हमने कैटेनरी कहा हुआ है। तो अब कैटेनरी और परवलय दोनों के शेप्स कुछ एक जैसे हो गए। जब दोनों के शेप एक जैसे हो गए तो क्या इनमें परिभाषाएं भी कुछ एक साथ आ जाती हैं? उनको हम डिफाइन करते हैं। सामने आपके बोर्ड पर एक कैटेनरी बनी हुई है। इस कैटेनरी में पॉइंट A नोट किया गया है और एक रेड लाइन बनी हुई है A से वर्टिकल डायरेक्शन में खींची हुई। हम देख रहे हैं कि कैटेनरी का जो शेप है, जैसा पैराबोला के तहत सिमेट्रिक होता है। पैराबोला जब हम बनाते हैं तो एक अक्ष के अलोंग वो दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, सममित हमको फिगर दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी कैटेनरी में भी जब कॉमन कैटेनरी की बात करते हैं, समांग कैटेनरी की बात करते हैं, तब हमको इस तरह का चित्र दिखाई देता है और उसमें हम कैटेनरी का अक्ष परिभाषित कर सकते हैं। तो कैटेनरी का अक्ष क्या होगा? यहाँ कैटेनरी y एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिक है और y एक्सेस के अलोंग ये सिमेट्रिक है, इसीलिए इससे हम कैटेनरी का अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे A से ऊपर की तरफ जो वर्टिकल लाइन खींची गई है वो कैटेनरी का अक्ष कहलाएगा। साथ में बिंदु A जो कैटेनरी का न्यूनतम बिंदु होगा उसको हम कैटेनरी का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। तो वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी क्या होगा? कैटेनरी का सबसे न्यूनतम बिंदु, कॉमन कैटेनरी का सबसे न्यूनतम बिंदु जो होगा बिंदु A, उसको हम कैटेनरी का
शीर्ष कहते हैं। तो हमने अक्ष और शीर्ष पर परिभाषित कर दिया। क्या इसमें नियता भी होगी? हम देखते हैं, इसमें नियता भी परिभाषित हो सकती है, और नियता जो हम परिभाषित करेंगे वो हम यहाँ पे, अभी तो मैं विस्तृति परिभाषित कर रहे हैं। कैटेनरी में स्पॉन, जो समांग कैटेनरी हम लेते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जब जिन दो बिंदुओं से हमने बांधा था चेन को, जब दो बिंदुओं से बांधा तो जरूरी नहीं था कि वो दोनों पॉइंट्स एक ही क्षैतिज रेखा पर आ रहे हों, लेकिन अगर वो एक ही क्षैतिज रेखा पर आ जाए, मतलब बीसी लाइन पर अगर उपस्थित हो जाए, तब उस स्थिति में ये जो बीसी लाइन है या सीबी की जो लेंथ होती है उसको कैटेनरी की विस्तृति या स्पैन कहा जाता है। बीसी लाइन को कैटेनरी की विस्तृति या स्पैन कहा जाता है, और ये डी पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट आ जाता है। तो BC इक्वल टू 2x होता है, जबकि BD इक्वल टू CD इक्वल टू x। ये समांग कैटेनरी की बात हम कर रहे हैं, कॉमन कैटेनरी की बात कर रहे हैं। ऐसा हमको कॉमन कैटेनरी में मिलता है। आप इस चीज को अपने दैनिक जीवन के उदाहरण से जोड़ करके ना देखें कि अगर पोल्स के बीच में कोई वायर बंधा हुआ है, टेलीफोन का है या बिजली का है, तो क्या उसमें भी ये स्थिति आ रही है, वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉमन कैटेनरी जब हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट वेट अगर उसका कांस्टेंट है, उस स्थिति में ये रिजल्ट हमको यहाँ पर हमेशा मिलता है कि डी पॉइंट मिडिल पॉइंट मिलता है, और BD इक्वल टू CD इक्वल टू x होता है, जहां पर 2x इसकी विस्तृति या इसका स्पान कहलाता है। साथ में क्षितिज रेखा जो हमने वर्टिकल लाइन खींची है BC, उस लाइन से न्यूनतम बिंदु A की दूरी, मतलब BC लाइन से शीर्ष की दूरी A की दूरी अर्थात AD यहाँ पर कैटेनरी का आनमन या सेक कहलाता है। SAG सेक से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये कैटेनरी का आनमन कहते हैं इसको, या सेक कहते हैं। साथ में नियता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर BC के पैरेलल जो नीचे लाइन दिखाई दे रही है, बिंदु O से जाने वाली, BC के पैरेलल बिंदु O से जाने वाली जो लाइन है, वो यहाँ पर कैटेनरी का अक्ष नियता कहलाती है। एक्स एक्सेस को अर्थात वाई एक्सेस को हमने कैटेनरी के लिए कैटेनरी का अक्ष कहा था। वाई एक्सेस जो थी उसके अलाउंग कैटेनरी सममित थी, इसलिए उसने कैटेनरी का हमने उसे अक्ष कहा था। और यहाँ पे जो BC के पैरेलल नीचे जो लाइन हमको दिखाई दे रही है, उस लाइन को हम कैटेनरी के लिए नियता या डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और प्राचल या पैरामीटर यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो पैरामीटर या प्राचल जो हम परिभाषित करते हैं वो होता है न्यूनतम बिंदु की नियता से दूरी। न्यूनतम बिंदु मतलब कैटेनरी में न्यूनतम बिंदु हमको पॉइंट A पर दिखाई दे रहा है, सबसे निचला बिंदु, जिसको हमने कैटेनरी का वर्टेक्स भी कहा था, शीर्ष भी कहा था। तो ये जो OA डिस्टेंस है, ये OA डिस्टेंस कैटेनरी के लिए पैरामीटर या प्राचल कहलाता है। अब ये जो प्राचल जब हम परिभाषित करते हैं, तब उसके बाद में एक कैटेनरी अगर हम देखें तो हमारे पास दो बिंदुओं से बांध करके हमने जब बनाया तो हमको ऐसा कुछ शेप मिला। हो सकता है कोई दूसरी कैटेनरी हमको इस तरह से मिल रही है। तो उस स्थिति में अगर ये प्राचल, दोनों कैटेनरी का ये प्राचल बराबर हो जाए, दोनों कैटेनरी के लिए अगर ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तब उस स्थिति में हम कैटेनरीज को समान कैटेनरी कहते हैं। मतलब समान कैटेनरी होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि चेन की लंबाई एक जैसी हो, केवल जरूरी क्या है कि उनके न्यूनतम बिंदु की नियता से दूरी, न्यूनतम बिंदु की मतलब वर्टेक्स की नियता से दूरी अगर बराबर है तो ऐसी कैटेनरीज को कॉमन कैटेनरी या इनको बराबर कैटेनरी या इक्वल कैटेनरी कहा जाता है। तो ये इक्वल कैटेनरी या सम कैटेनरीज को हम यहाँ पर इस तरह से परिभाषित करते हैं। तो कैटेनरी से संबंधित जो मुख्य परिभाषाएं थी वो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस करी, आपको मैंने बताई। इसमें आपको कक्षाओं में आगे पढ़ाया गया होगा। कैटेनरी के सामान्य गुण, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, वो भी यहाँ इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि उनके आधार पर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उनका यूज भी करते हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल और कैटेनरी, ये जो पार्ट हमारा है, ये पूरा पार्ट हमारा यांत्रिकी की स्टैटिक्स शाखा से बिलोंग करता है। स्थिति विज्ञान हमने शुरू में चर्चा की थी, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान के बारे में। तो स्थिति विज्ञान से संबंधित ये तीनों चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 5वीं यूनिट का जो आखिरी चैप्टर है वेग और त्वरण, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो गति विज्ञान से संबंधित है। गति विज्ञान या डायनेमिक्स से रिलेटेड है, जिसमें हम वेग और त्वरण को परिभाषित करते हैं। अब मैं चाहूंगी विद्यार्थियों से
कि अभी तक मैंने बात करी थी कि हम जब कोप्लेनर फोर्सेस या फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल हम परिभाषित कर रहे थे, हर बार हमने एक शब्द का उपयोग किया कि घटक शब्द का उपयोग किया, कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे थे। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मेरे पूरे लेक्चर के दौरान मैंने शायद आपको कंपोनेंट की परिभाषा नहीं बताई, और वो शायद इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप लोग इस चीज को बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत प्राइमरी स्टेज पर आपने कंपोनेंट निकाला है। किसी भी बल का घटक कैसे परिभाषित होता है? कोई विद्यार्थी इसका जवाब देना चाहेगा? बलों के घटक। कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैसे परिभाषित होता है? चलिए चलते चलते मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अडॉप्ट करते हैं, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है, तो जिस जगह पर हम लगा रहे हैं, जैसे अगर मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको फेंकना चाह रही हूँ तो मैंने पकड़ा यहां से है, मैं इसको फेंकूंगी, लेकिन फोर्स इस बिंदु पे एक्ट नहीं कर रहा है, इस पूरी बॉडी पे एक्ट करता है। तो उस बॉडी की डिफरेंट दिशाओं में जब बल एक्ट करता है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका बल, उस बल का क्या प्रभाव है, वो हम वहां पे निकाल सकते हैं, और वो कहलाता है उसका घटक बल। जिस दिशा में हमको निकालना होगा उस दिशा में हम उसके प्रभाव को डिनोट कर सकते हैं, और वो वहां पे घटक बल कहलाता है। जैसे घटक बल जब हम निकालते हैं, तो यदि फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है इस तरह से, F बल अगर हमारे पास में यहाँ पर क्रियाशील है, और अगर हम इन 2 डायरेक्शंस में अगर हम देखें, अल्फा एंगल यहाँ बन रहा है, बीटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके जब हम घटकों की बात करते हैं तो इस दिशा में जो घटक बल हमको मिलेगा वो होगा बल F के लिए F इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, जो इस डायरेक्शन में इसके घटक को डिनोट करेगा। और जो दूसरा डायरेक्शन OA डायरेक्शन में घटक F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा से परिभाषित होगा। और जब हम OB डायरेक्शन में घटक बल देखेंगे, तो OB डायरेक्शन में जो घटक बल होगा वो होगा F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, इससे डिनोट होगा। अब आपको लगेगा कि ये इस तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा क्यों आ रहा है? हमने तो सिर्फ बात करी थी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की दिशाओं में घटकों की। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या थे? दे आर परपेंडिकुलर, मतलब हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री वहां पर मिल रहा था। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, और उस कारण से ये जब घटक हम निकालते थे तो एफ कॉस अल्फा और एफ साइन अल्फा के रूप में मिलता है। एक्स एक्सिस की दिशा में घटक एफ कॉस अल्फा और वाई एक्सिस की दिशा में घटक एफ साइन अल्फा के रूप में परिभाषित होता है। ये घटक बल की परिभाषा है जो सारी थीम जिस पे डिपेंड है। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा, हम कोप्लेनर फोर्सेस और फोर्सेस इन 3 डायमेंशनल या कैटेनरी के कोई भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपका यदि कोई प्रश्न है, आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका कोई प्रश्न नहीं है? वैसे सारी चीजें, बहुत सी चीजें आप लोगों को कक्षाओं में पढ़ाई जा चुकी होगी, क्योंकि सिलेबस लगभग समाप्ति पर है। अब तो विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, इसीलिए आज का मेरा ये जो लेक्चर था वो आपके लिए सिर्फ एक रिवीजन पर्पस से तैयार किया गया था, पुनरावृत्ति थी, जिसमें आपने सारी डेफिनेशंस को पढ़ा, समझा। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर से अवश्य ही कुछ लाभ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आपको विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।